अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आज मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा दौर हुआ, तीसरा इजलास हुआ इस्लामाबाद में। यह बड़ा अहम तरीन इजलास था, अहम तरीन मीटिंग थी। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एजेंडा आज का क्या रहा, अंदरूनी कहानी क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है। वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि अंदर क्या होता रहा, क्या बातचीत हुई, पीटीआई की कमेटी ने क्या डिमांड्स रखी और गवर्नमेंट की जानब से क्या रिस्पांस दिया गया। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर भी एक अहम तरीन समात थी, लेकिन बेंच टूट गया। वो समात हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में। जो रेगुलर बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, उनके दायरा इख्तियार को जो चैलेंज किया गया, उसके मतलब समात होनी थी। और जस्टिस मंसूर अली साहब की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच था, और उसके अंदर जस्टिस आयशा मलिक और साथ में जस्टिस अकील अब्बासी को शामिल किया गया था। लेकिन अकील अब्बासी उस केस के अंदर ऑलरेडी फैसला दे चुके थे, इसलिए वो अलहदा हो गए, बेंच टूट गया। इससे पहले इरफान सादत थे, इरफान सादत के बाद अकील अब्बासी को शामिल किया गया। लेकिन अब नया बेंच बनाया जाएगा, मंडे वाले दिन इसकी समात होगी। तो 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है अभी भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर लटका हुआ। इसके बारे में बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो पहले इसी से शुरू करते हैं। पहले यही मैं खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद जो मुज़ाकराती कमेटी की आज मीटिंग हुई, उसके बारे में इंतहाई अहम तरीन मालूमात इस वक्त मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन मुकदमे और इंतहाई अहम तरीन केस की समात होनी थी, और उसमें एक मसला आ गया था 26वीं आईनी तरमीम का, और रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया था। और जब भी रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया जाएगा या आईनी बेंच का रेगुलर बेंच का मसला आएगा, तो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो फिर ऑटोमेटिकली अंडर डिस्कशन आ जाती है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो समात हो रही थी एक केस की, उसमें क्योंकि आईनी मामला सामने आ गया, जिसकी वजह से कहा गया कि ये बेंच, रेगुलर बेंच जो है वो अब इस केस को नहीं सुन सकता, क्योंकि यहाँ पर आईनी मामला आ गया है। तो ये आईनी बेंच को चला जाएगा। आईनी बेंच आपको पता है कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बनाया गया है, हुकूमत ने बनाया है। वैसे अजीब व गरीब बात है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल में आ गई है। इसका चीफ जस्टिस भी हुकूमत लगाती है, आईनी बेंच भी हुकूमत बनाती है, उसका सरबराह भी हुकूमत बनाती है, आईनी बेंच के अंदर जजेस भी हुकूमत शामिल करती है। तो ये हुकूमत के खिलाफ किस तरह से जा सकते हैं? अजीब व गरीब ऐसे पाकिस्तान के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बना दी गई है। ये दुनिया में पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि इस तरह की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के मातहत काम कर रही है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये मामला आया, तो उन्होंने कहा कि फिर हम 26वीं आईनी तरमीम को पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, और दायरा इख्तियार जो हमारा चैलेंज हो रहा है पहले उसको देख लेते हैं, उस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आज इसकी समात होनी थी, लेकिन बेंच टूट गया। वो टेक्निकल उसके पीछे ग्राउंड्स है और कोई मसला नहीं है, तो बेंच टूट गया। मंडे वाले दिन इसकी समात होगी, तो मंडे वाले दिन अभी यह मामला चलेगा। यहाँ ये जो समात होगी 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार के मतलब ये ज़बरदस्त समात होगी। दूसरी जानब ये जो आईनी बेंच के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला चल रहा है, वो तो डामाडोली है, उसके ऊपर आप शक का इजहार कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि यही वो आईनी बेंच जो कि हुकूमत ने बनाया है, तो हुकूमत के फैसलों को या इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों को ये कैसे चैलेंज कर सकती है, तो वहाँ पर एक सवालिया निशान मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास हुआ। आज तीसरा दौर था, आज तीसरी मीटिंग थी, और पीटीआई और गवर्नमेंट दोनों की कमेटियों ने यहाँ पर एक मुलाकात की। अब पीटीआई ने अपनी तमाम की तमाम डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखती हैं। अब डिमांड्स क्या हैं? वो इंतहाई अहम तरीन डिमांड्स हैं, और ये पूरा इस वक्त जो पेपर है वो मेरे पास मौजूद है, और जो डिमांड्स की शक्ल में इस वक्त पेपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था कि आप रिटर्न डिमांड्स लेकर आए, रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है वो आप हमें सबमिट करें, तो ये रिटर्न डिमांड जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख दी गई हैं। इसके अंदर बहुत अहम तरीन नुकात है, बड़ी अहम तरीन पॉइंट्स हैं। 2-4 बड़े अहम तरीन पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि गवर्नमेंट के सामने जो डिमांड रखी गई वो आपको पता लग सके। पहली जो डिमांड की गई है वही डिमांड है
कि 26 नवंबर और 9 मई के बाकी के ऊपर तहकीकात की जाए और उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इसके अंदर ये कहा गया कि दोनों वाक़यात जो हैं उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके लिए जो है 3 रुकनी या इससे ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए। और ये जो जजेस की ये सिलेक्शन होगी, जजेस को जिस तरीके से यहाँ पर तैनात किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों ऑन बोर्ड होंगी, कंसेंसस करेगी। कंसेंसस करने के बाद जजेस को लगाया जाएगा और एक टाइम फ्रेम बना के तो यहाँ से जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी ये दोनों वाक़यात की। ये अब रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है PTI वालों ने डिमांड, इमरान खान की जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने रख दी है और गवर्नमेंट को बता दिया है कि ये आपने डिमांड पूरी करनी है तो मामला आगे बढ़ेंगे। बहरहाल ये अब जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखी गई हैं। इसके बाद कारकुनों की रिहाई और वर्कर सपोर्टर्स की रिहाई जिनको बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी केस के या बगैर किसी सज़ा के जेलों के मुख्तलिफ जेलों के अंदर रखा गया है, उनकी रिहाई की भी डिमांड की गई है। और PTI ने कहा है कि वो तमाम के तमाम कारकुन, वर्कर सपोर्टर्स रिहा किए जाए जिनको आपने गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर जेलों में बंद रखा हुआ है। आप उनको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए से बहाल कर दें, रिहा कर दें, आप उनको किसी और तरीके से रिहा कर दें, लेकिन रिहा करें, गवर्नमेंट उसमें किसी किस्म का कंटेस्ट ना करे और उनको छोड़ा जाए, ये भी कहा गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी जानिब से एक और डिमांड की गई है, वो अच्छी डिमांड है, ज़बरदस्त है और ये होनी चाहिए थी। उसमें ये कहा गया है कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात को चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहे, उनको काम ही नहीं करने दिया जाता। जब भी कोई जज काम करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेशर आता है और बड़ा शदीद प्रेशर आता है, दबाव आता है। तो यहाँ पर यह भी डिमांड की गई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए, उनको मौका दिया जाए और जितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कंप्लेंट्स मौजूद हैं 8 फरवरी के हवाले से उन इंतखाबात को जो चैलेंज किया गया है उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, काम करने दिया जाए, हुकूमत के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला जाए ताकि वो अपना फैसला दे सकें। और इसके अलावा कहा गया है कि हमारी इमरान खान के साथ जो मुलाकातें हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, रेगुलर करवाई जाए और बगैर किसी कंट्रोल माहौल के, बगैर किसी कैमरे के रिकॉर्डिंग के, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के वहाँ पर करवाई जाए ताकि हम इमरान खान के साथ आज़ादाना तौर पर बात कर सकें और अपनी जो भी बात करनी होती है वो हम इमरान खान के साथ शेयर कर सकें। तो यहाँ पर PTI ने भरपूर तरीके से अपनी जो डिमांड्स हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखती हैं और उनके सामने ये सारा मामला रख दिया है। अब एक मौके पर यहाँ पर इनकी अथॉरिटी को भी चैलेंज किया गया गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट एक मुलाकात नहीं करवा सकी, गवर्नमेंट एक बात नहीं करवा सकी, हमारी मीटिंग नहीं करवा सकी। तो या सादिक ने कहा कि ठीक है, अगर आप इस तरह का एतराज़ करते हैं तो फिर मैं इसकी पार्टी मुज़ाकराती कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो मैं छोड़ देता हूँ। तो उमर अयूब खान ने फिर मना किया कि नहीं, आप ना छोड़ें, आप बैठे रहें, आपके ऊपर हमें पूरा एतमाद है, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमें पूरा एतमाद है, लेकिन मसला ये है कि आप जहाँ से कंट्रोल होते हैं, ऑपरेट होते हैं, उसका हमें भी अंदाज़ा है जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है। तो PTI वालों ने अपनी जो दिल की भड़ास है वो भी निकाली है और रिटन फॉर्म के अंदर जो डिमांड्स हैं वो भी सामने रखती हैं और क्लियरली गवर्नमेंट को बता दिया है कि ये डिमांड्स पूरी होंगी। अगले 2-4 दिन में, अगले 24 से 48 घंटे में हमें जवाब दिया जाए ताकि हम इमरान खान को फिर उसके मुताबिक इन्फॉर्म कर सकें।